हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड एक क्रैश कोर्स चलाया गया है, जो कि आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आपके लिए सही साबित हो रहा है। लगातार आप लोग इसको देख करके आप इसको सराहना कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी क्रैश कोर्स की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने के लिए आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने, नई कड़ी जोड़ने के लिए। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा, हम अभी लास्ट क्लास में देखा था आपने कि हम अभी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। आप सब पढ़ चुके हैं, मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। क्रैश कोर्स की क्लास के अंदर हम कंटिन्यूएशन के अंदर मैं आप सबको बता चुका हूँ। आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है, आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक क्या है? नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हॉडकिंस लिम्फोमा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा और हॉडकिंस लिम्फोमा दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यू देखने के लिए मिलता है, बहुत बार आपको आप लोगों को यहाँ से क्या देखने को मिलता है? एमसीक्यू देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों डिसऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से मन लगा करके इन सबको आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर क्या होता है? हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर क्या है? देखिए, हॉडकिंस में क्या था? लिम्फोइड टिश्यू। कैंसर इसमें भी है, उसमें भी कैंसर सिर्फ लिम्फोइड टिश्यू का है, लेकिन वो किस प्रकार का होगा वो हम उसमें आगे बात करते हैं। तो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा क्या है? एक प्रकार का कैंसर है जो कि लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है? डेवलप होता है। मतलब इज ए ऑन्कोलॉजिकली कैंसरियस कंडीशन, cancerous condition that will develop in किस कंडीशन में, किस में डेवलप हो रही है? that will develop in lymphatic tissue, lymph node and lymphatic tissue, lymph node and lymphatic tissue जो कि डेवलप कहाँ पे हो रही है? lymph node और lymphatic tissue के अंदर। आई थिंक दोबारा से कोई टेक्निकल ग्लिच आया है, आई थिंक अब टेक्निकल ग्लिच है वो चला गया है। तो क्या है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा? क्या है नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा? एक प्रकार का लिम्फ नोड का क्या है? कैंसर है, जो कि लिम्फोइड टिश्यू को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और लिम्फ नोड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और मोस्ट कॉमनली जो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है वो कहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्टमक, इंटेस्टाइन और स्किन के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एरिया मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं, उन एरियाज के अंदर लिम्फ नोड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लिम्फ नोड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और स्किन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पॉसिबल कोज है, किसका? नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा का जो पॉसिबल कोज है वो क्या हो सकता है? म्यूटेशन इन द लिम्फ नोड। ध्यान रखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा? क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, जो लिम्फोइड टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन सडन सडन चेंज इन इसमें सडन चेंज होगा, सडन चेंज इन इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ sudden change in the genetic material of lymphoid cell, lymphocyte, sudden change in lymphocyte जो सेल्स होती हैं लिम्फ नोड से जनरेट होती हैं, उन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है?
सडन चेंज हो जाता है और उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर सडन चेंज होने की वजह से क्या होता है, कैंसरियस कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। तो म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे स्टूडेंट्स की नेक्स्ट हम बात करते हैं द अबनॉर्मल लिम्फोसाइट ग्रो फास्टर एंड ग्रो आउट द जो अबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स होती हैं इसके अंदर कहाँ डेवलप हुई, लिम्फोसाइट। जो अबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज म्यूटेशन हो गया तो बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, और वो बहुत ज्यादा स्पीड से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं। इस वजह से वो क्या करती है, अबनॉर्मल टिश्यू या अबनॉर्मल लिम्फोसाइट को वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, अबनॉर्मल लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि अबनॉर्मली ग्रोथ क्यों करी, क्योंकि जो लिम्फोसाइट थी या लिम्फोइड टिश्यूज थे उनकी जो सेल्स थी उनके अंदर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हो गया ना, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज होने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हुआ ना, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल में जैसे ही चेंज हुआ तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज होते ही वहां पे क्या हुआ, उसकी जो सेल के जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस थी उसको कंट्रोल करने वाला क्या हुआ, डैमेज हो गया। डैमेज होने की वजह से क्या हो गया, वहां पे अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो शुरू हो गई। मतलब सेल की जो कंट्रोल्ड ग्रोथ होती थी उसके ऊपर कोई अब कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेंगे, अबनॉर्मली ग्रो करेंगे, और अबनॉर्मली ग्रो करके वो क्या करती है, बॉडी के किसी टिश्यू के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर जाकर के एक्यूमुलेट होती है, और वहां पे वो क्या कर देती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन है वो शुरू कर देती है। किसका फॉर्मेशन, ट्यूमर का फॉर्मेशन। एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी आती है अपोप्टोसिस। इसका मीनिंग होता है, अपोप्टोसिस का मीनिंग क्या होता है, अपोप्टोसिस का मीनिंग होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है जिस प्रकार से एक एक पर्टिकुलर स्पीड होगी या पर्टिकुलर सीरीज होगी जिसमें क्या होगा, एक सेल बनेगी और तो दूसरी बॉडी की सेल है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। इसी प्रकार से 25 डेज के अंदर 25 डेज के अंदर कंप्लीट स्किन, हमारी बॉडी की जो कंप्लीट स्किन है वो रिप्लेस हो जाती है 25 डेज के अंदर, जबकि हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम जब रोज बात करते हैं, नहा रहे होते हैं, तो उस समय जब हम साबुन वगैरह लगा करके नहा रहे हैं तो उस समय वो उसके साथ जो डैमेज सेल्स होती हैं स्किन की वो उतर जाती हैं और बह जाती हैं। अगर आप 25 दिन तक नहीं नहाओगे तो अपने आप दिख जाएगा कि हाँ नई सेल्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। 25 दिन के अंदर अगर आपको कोई पूछे कि हमारी बॉडी की जो स्किन है वो कितने दिन में रिप्लेस हो जाती है, 25 दिन के अंदर, 25 डेज के अंदर पूरी स्किन है वो नहीं आ जाती है। ठीक है, कभी अगर आपने किसी प्लास्टर कास्ट लगे हुए इंडिविजुअल के लेग हैंड को देखा होगा, उसमें वो क्या करते हैं, सफाई नहीं हो पाती प्लास्टर कास्ट अप्लाई होने की वजह से, तो उस वहाँ की स्किन अजीब सी हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे नेक्रोटाइज होकर जब अपने आप उतरना शुरू कर देती है उसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब एक सेल है उसका एक लाइफ स्पान है, उसके बाद डैमेज होगी, डैमेज होते ही क्या होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या हो जाएगी, एक नई सेल आ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 120 डेज आरबीसी का क्या है, लाइफ स्पान। तो अब ये जो एक सेल है ये 120 दिन के बाद क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नई सेल होगी जो आरबीसी को रिप्लेस करने के लिए आ जाती है, तो वो होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और उसी को बोलते हैं हम क्या, अपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होती है उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, वहां पे कैंसरियस सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो अबनॉर्मल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स है वो अक्यूमुलेट होती है, और अक्यूमुलेट होकर के वो क्या बना लेती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और मोस्ट कॉमनली जो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेटास्टेसिस का मीनिंग क्या होता है। मेटास्टेसिस का मीनिंग होता है कि जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाना क्या कहलाता है, मैलिग्नेंट। और मोस्ट कॉमनली जो रूट होता है स्प्रेड का वो होता है ब्लड, मोस्ट कॉमनली ब्लड और लिम्फ के साथ। मोस्ट कॉमनली जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, रूट ऑफ मेटास्टेसिस होता है, या किस तरीके से वो मोड ऑफ मेटास्टेसिस होगा, वो किस प्रकार से होगा, जो ऑन्कोलॉजिकल है, जो कि जो कैंसरियस सेल है वो क्या करेगी, ब्लड के साथ या लिम्फ के साथ वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में जाकर के स्प्रेड हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है वो कहाँ होगा, वो हो सकता है स्प्लीन के अंदर ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर किसी पार्ट के अंदर आपको हॉडकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा देखने को मिले,
और हो सकता है कि वो कहाँ हो जाए, बोन मेरो के अंदर हो जाए। तो ये मोस्ट कॉमन क्या है, साइट है जहाँ पर नॉन हॉडकिन लिम्फोमा है वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन रहा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन दैट इज अफेक्ट इन नॉन हॉडकिन लिम्फोमा एज ए मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, तो वो होता है स्प्लीन के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, बोन मेरो के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, स्प्लीन के अंदर और बोन मेरो के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका आ गया एमसीक्यू एक, ये क्या आ गया आपका एक एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर की नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के होने के सबसे ज्यादा कौन कौन से। देखो ये हम पढ़ चुके हैं कि कैंसरियस कंडीशन की, कैंसर की अभी तक कोई भी एग्जैक्ट इटियोलॉजी का पता नहीं लगा पाया। कैंसर की कोई एग्जैक्ट इटियोलॉजी वो नहीं होती, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज ऑफ नॉन हॉडकिन लिम्फोमा इज अननोन। नॉन हॉडकिन लिम्फोमा का जो एग्जैक्ट कॉज है वो क्या है, अननोन। अननोन कॉज है और अननोन कॉज होने की वजह से हमें इसका कोई पता किसी भी कैंसर का नहीं है, नॉन हॉडकिन नहीं, सब सारे कैंसर अननोन कॉज से ही हो रहे हैं। बस हम एक रिस्क फैक्टर का आइडिया वहां पे लगा सकते हैं। तो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका इम्यून डिसऑर्डर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है और उनके खिलाफ क्या बना देती है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी उन सेल को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और वही कंडीशन क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उस वजह से भी नॉन हॉडकिन लिम्फोमा वहां पे हो सकता है। कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से नॉन हॉडकिन लिम्फोमा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की, अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री रही है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिलेटिव हैं उनको नॉन हॉडकिन लिम्फोमा था, तो कैंसरियस कंडीशन के लिए फैमिली हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक है तो उनका जो भी फैमिली है उसके अंदर हिस्ट्री होगी, साथ सीधा जेनेटिक मटेरियल। फैमिली में क्या हो रहा है, फैमिली का मतलब है कि जो जो जिन लोगों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से बना हुआ होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक है वो हो सकता है कि वो जेनेटिक भी उनके अंदर ट्रांसफर हो। नेक्स्ट वन ऑक्यूपेशनल फैक्टर। ऑक्यूपेशनल फैक्टर का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कोई ऐसी जगह काम कर रहा होगा जहाँ पे वो जो रिस्क फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जैसे रेडिएशन वगैरह है, वहाँ पे केमिकल ज्यादा हो, ठीक है। केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, पेंट की फैक्ट्री में कोई आदमी काम कर रहा हो, साथ के साथ हो सकता है रेडिएशन वाले एरिया के अंदर कोई काम कर रहा हो, तो उन एरियाज के अंदर क्या है, ऑक्यूपेशनल फैक्टर आ जाता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर मतलब आप ऐसे एरिया के अंदर काम कर रहे हो जो एक कैंसर के लिए क्या कर सकती है, कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ईंट भट्टे पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उन मजदूरों के अंदर सिलिकोसिस सिलिकोसिस जो एक लंग्स डिसऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सिलिकोसिस क्या है, जो ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या हो गया, एक ऑक्यूपेशनल फैक्टर हो चुका है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर ये हो चुका है। तो यहाँ पर है क्या है, ये इससे आप समझ पा रहे हो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर की ऑक्यूपेशनल फैक्टर था वो किस प्रकार से नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के अंदर रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स, कौन कौन से। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को नॉन हॉडकिन लिम्फोमा हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एनलार्ज लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी जिसको बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन हो सकता है किसी पेशेंट को। एब्डोमिनल पेन क्यों, क्योंकि हमने अभी कहा था कि स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ये मोस्ट कॉमन साइट है नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के मेटास्टेसिस होने। ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के मेटास्टेसिस होने की। नेक्स्ट वन है स्वेलिंग इन एब्डोमेन। डेफिनेटली है कि अगर जो लिम्फोइड एरिया है, जो इंटेस्टाइन के आसपास का जो एरिया है, अगर उसके अंदर जो लिम्फ सेल प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैक्सिस पाया जाता है पूरा लिम्फ नोड का, मेजेंट्रिक फ्लैक्सिस है, ठीक है। तो जो लिम्फ नोड्स है इंटेस्टाइन के आसपास के जो लिम्फ नोड्स है वो क्या हो जाते हैं, स्वेलोन हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो पेन कोज करेंगे। चेस्ट पेन पेशेंट को हो सकता है, चेस्ट पेन के साथ कफ एंड डिस्निया। डिस्निया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी,
ब्रीथिंग डिफिकल्टी वहां पर हो सकती है। नेक्स्ट वन है नाइट स्वेटिंग। हो सकता है इंडिविजुअल को रात के समय पसीना आए, फीवर हो सकता है, और वेट लॉस। ये सारे रीजन है, ये सारे सिम्टम्स है जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर, यानी कि जब पेशेंट के अंदर नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा आपको देखोगे तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनको परफॉर्म करके हम पेशेंट के अंदर नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा को डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीबीसी अबनॉर्मल, इसमें क्या आएगा? अबनॉर्मली इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो अबनॉर्मली लार्ज इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, सिटी स्कैन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। इंडिविजुअल के अंदर हम सिटी स्कैन परफॉर्म करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है। क्या है ये? रेडियोलॉजिकल टेस्ट है। पेट स्कैन, पेट स्कैन क्या बताता है? स्टेजिंग ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टेजिंग के बारे में बताएगा। एमआरआई कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या देख सकते हैं अपन? एनलार्ज लिम्फ नोड इन द एब्डोमेन, एंड चेस्ट। चेस्ट के अंदर एनलार्ज लिम्फ नोड है, उनको हम देख सकते हैं। लास्ट आता है अपना कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट, बायोप्सी। इट इज द कंफर्मेटिव, ध्यान रखना कैंसर के लिए सबसे जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है वो क्या है? बायोप्सी। तो लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं तो उसमें पता लगेगा आप लोगों के पेशेंट को नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है या लिम्फोमा है। ठीक है, हॉटकिंस लिम्फोमा दोनों पता लग जाएंगे आपको। ठीक है, फिर से कंफर्मेटरी कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टूल। ये कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टूल है, इससे कंफर्म हो जाएगा बायोप्सी के। ठीक है, इसके में क्या किया जाएगा? पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये पता लगाया जाता है कि रेड स्टर्नबर्ग सेल है तो है हॉटकिन, और अगर रेड स्टर्नबर्ग सेल नहीं है तो कौन सा कैंसर हो गया है? नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? तो कैंसर के मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो जो अवेलेबल मोडालिटीज हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, उनमें है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी मैंने बताया था आप लोगों को 2 प्रकार की होती है। इंटरनल इंटरनल जिसको बोलते हैं ब्रेकी थेरेपी, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल को बोलते हैं टेलीथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग्स दे सकते हैं अपन पेशेंट को। क्या दे सकते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स। तो कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऐसी एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं जो क्या करती हैं, जो जो लिम्फोइड टिश्यूज है उनकी ग्रोथ को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल का हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ये इससे रिजल्ट है वो बेहतर हमें मिल सकते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट मोडालिटीज है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। ये क्या है? ट्रीटमेंट मोडालिटीज है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमसीक्यू सीरीज साथ साथ आपकी जो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज कंसिडर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।